गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अपन लास्ट में देख रहे थे, अपना टॉपिक चल रहा था कोशिका। ठीक है, ये कॉमन टॉपिक है और मोस्टली कंपटीशन एग्जाम में ये टॉपिक आपका आता है। ठीक है, तो अपन आज देखेंगे कोशिका। कोशिका में भी अपन ने क्या देखा था कल, कोशिका क्या होती है। ठीक है, आज अपन देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में मेन क्या अंतर है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में, या प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में मेन क्या अंतर है। कल भी अपन यही देख रहे थे, कल लास्ट में था प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अपन फिर से देख लेते हैं इसको। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है ऐसी कोशिका जिसमें सुविकसित प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता है। जिसमें सुविकसित प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता, वो क्या कहलाती है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, सुविकसित का मतलब जिसके चारों ओर दोहरी झिल्ली नहीं पाई जाएगी, और यूकैरियोटिक में क्या पाया जाएगा, विकसित प्रकार का केंद्रक। तो अपन पॉइंट्स के अंतर्गत इसकी क्या कर लेते हैं, अपन स्टडी कर लेते हैं। तो अपना टॉपिक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर या डिफरेंस। आद्य केंद्रक पाया जाता है, आद्य केंद्रक पाया जाता है। इसमें क्या आएगा, विकसित केंद्रक पाया जाता है। आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, विकसित केंद्रक पाया जाता है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनमें से क्वेश्चन बनते हैं। अगला है झिल्लीबद्ध कोशिकांगों का अभाव होता है। झिल्लीबद्ध कोशिकांगों का अभाव होता है, मतलब ऐसे कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे जिनपे झिल्ली उपस्थित हो, दोहरी झिल्ली उपस्थित हो या झिल्ली उपस्थित हो। ठीक है, इसमें क्या पाए जाएंगे, झिल्लीबद्ध कोशिकांग उपस्थित, झिल्लीबद्ध कोशिकांग उपस्थित। पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में कॉमन होती है, देखना, राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं, ये अपवाद है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पाए जाते हैं। इसमें तो पाए जाएंगे, पाए जाएंगे, इसमें भी राइबोसोम पाए जाएंगे। ठीक है, अब मेन अंतर क्या है, यहाँ 70S राइबोसोम होंगे, 70S प्रकार के राइबोसोम होंगे, और यहाँ क्या हो गया आपके 80S राइबोसोम होंगे। तो अपन ने देखा प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में मेन के अंतर क्या होगा, विकसित केंद्रक पाया जाता है, अविकसित होता है। झिल्लीबद्ध कोशिकांगों अभाव होता है, इसमें क्या होंगे आपके झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाएंगे, राइबोसोम पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके एग्जाम्पल्स, तो प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल क्या है आपके, जीवाणु या बैक्टीरिया, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल जिसको बोलते हैं नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, और माइकोराइजा, माइकोराइजा। ये तीनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है किसके, आपके प्रोकैरियोटिक सेल के। अब चलते हैं अपन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या होंगे आपके, पादप और जंतु। पादप है, जंतु है, मतलब सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन कहाँ से बनता है आपका, एक तो एग्जाम्पल से बन जाता है, एक राइबोसोम से बन जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब अपन देखते हैं कोशिका। अब अपन चलते हैं कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर, देखा प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब अपन देखते हैं कि कोशिका में होता क्या क्या है। कोई भी आपकी कोशिका है, उसमें क्या क्या होता है। कोई भी कोशिका होगी, ठीक है, सबसे बाहर क्या होगा, कोशिका झिल्ली, सबसे बाहर क्या होगा आपकी झिल्ली। अगर पादप कोशिका है तो क्या होगा, कोशिका भित्ति। फिर क्या होगा आपका कोशिकांग, फिर क्या होंगे आपके कोशिकांग। अगर पादप कोशिका है तो पादप कोशिका में क्या उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति, सेल
वॉल भी पाई जाती है। पादप कोशिका में क्या हो गया आपकी सेल वॉल भी पाई जाए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, तो अपनी अगली हेडिंग है आपकी कोशिका झिल्ली। आपके कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन बनते हैं डिटेल से नहीं पूछा जाएगा आपको शॉर्ट। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन व फास्फोलिपिड से। प्रोटीन व फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड से। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और फास्फोलिपिड की। इसके अलावा ये कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य में, चयनात्मक पारगम्य में कैसी होती है आपकी? चयनात्मक पारग। इसका मतलब ये है कि ये चयन करके ही पदार्थों को अंदर आने देगी कोशिका के, और चयन करके ही बाहर जाने देगी। इसके अलावा ये कैसी होती है? जीवित झिल्ली होती है। ये कैसी होती है? जीवित झिल्ली होती है, जीवित झिल्ली होगी। इसके अलावा क्या होगा? इसका सबसे फेमस मॉडल कौन सा है? इसकी संरचना का सिंगर निकोल्सन मॉडल। सबसे फेमस मॉडल कौन सा आपका? सिंगर निकोल्सन मॉडल। तो अपन ने देखा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली प्रोटीन व फास्फोलिपिड की बनी होती है। आपको कंपटीशन के हिसाब से इतना ही देखना है। चयनात्मक पारगम्य होगी, मतलब पदार्थों को चयन करके कोशिका के अंदर आने देगी और चयन करके ही बाहर जाने देगी। जीवित झिल्ली है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगर निकोल्सन का मॉडल है। हाँ, इसका दूसरा नाम है तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपके? किससे बनी होती है? प्रोटीन में फास्फोलिपिड, चयनात्मक पारगम्य होती है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से कौन सी झिल्ली चयनात्मक पारगम्य है? तो कोशिका झिल्ली भी लिख सकते हैं, कोशिका भित्ति भी लिख सकती है। तो आपको अकॉर्डिंग टू आंसर क्वेश्चन का क्या देना पड़ेगा? आपका जवाब देना पड़ेगा। चयनात्मक पारगम्य है, जीवित होती है, और सिंगर निकोल्सन का जो मॉडल है वो सबसे फेमस मॉडल है या मान्य मॉडल है। अब देखिए अपन कोशिका भित्ति। अगला क्या देखेंगे अपन? कोशिका भित्ति, जो किस में पाई जाएगी? सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाएगी। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अभी अपन अंदर देखेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। तो अगला है आपका कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है। ठीक है, जंतुओं में क्या होगी? आपकी एब्सेंट होगी। किसकी बनी होती है? आपकी सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। मृत होती है। कैसी होगी? मृत होती है। पारगम्य होती है। तो कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाएगी? पादपों में पाई जाएगी। सेलुलोज से बनी होती है, मृत होती है। इसके अलावा पारगम्य भी हो सकती है और अपारगम्य भी हो सकती है। ठीक है, ये आपकी कोशिका भित्ति। ठीक है, अब जो अलग अलग, जैसे आपके अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो उसमें किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की। फंजाई में अलग बनी होती है, पर आपको ध्यान रखना है कि कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाएगी? सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाएगी। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन बनता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं अपन पादप कोशिका, जंतु कोशिका। सॉरी, पहला कोशिका भित्ति पाई जाती है। अभी अभी अपन ने देखा कोशिका भित्ति पाई जाती है। एब्सेंट होती है। ठीक है,
इसके अलावा पादप कोशिका में क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल उपस्थित, एब्सेंट। देखो अपन क्लोरोप्लास्ट अलग से पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है और यहाँ क्या होगा आपका? एब्सेंट होगा। पादप कोशिका में क्या होगा? बड़ी रिक्तिका पाई जाएगी, बड़ी रिक्तिका पाई जाएगी। देखो एक बार मैं थोड़ा सा आउट बता देती हूँ। जैसे ये आपकी पादप कोशिका है, तो यहाँ होगी इसमें बड़ी रिक्तिका और केंद्र कहाँ चला जाएगा? आपके साइड में चला जाएगा। तो पादप कोशिका में क्या होती है? बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। जंतु कोशिका में या तो रिक्तिका होगी नहीं, अगर होगी तो कैसी होगी? आपकी छोटी छोटी होगी। जंतु कोशिका में अगर रिक्तिका होगी तो कैसी होगी? छोटी होगी, या फिर क्या होगी? आपकी एब्सेंट होगी। ठीक है। इसके अलावा पादप कोशिका में क्या पाए जाएंगे? आपके सेंट्रोसोम या तारकाय अनुपस्थित होते हैं। तारकाय अनुपस्थित, इसमें क्या होंगे? आपके उपस्थित होंगे। तारकाय एक संरचना होती है जिसकी संरचना काट व्हील या जो आपकी गाड़ी होती है ना, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी, वैसी होती है। और ये क्या करती है? कोशिका विभाजन में मदद करती है। ये किस में करती है? कोशिका विभाजन में मदद करती है। तो जंतु कोशिका में तारकाय उपस्थित होता है और पादप कोशिका में क्या होता है? आपका अनुपस्थित। देखो बड़ी रिक्तिका होने की वजह से पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो साइड में चला जाता है। अभी मैंने डायग्राम बना के बताया था, क्या हो जाएगा? आपका केंद्र साइड में चला जाएगा। ठीक है। इसके अलावा संचित पदार्थ किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। संचित पदार्थ स्टार्च के रूप में। और जंतुओं में किस में होता है? आपके ग्लाइकोजन के रूप में। जंतु कोशिका में किस रूप में पाया जाता है? आपके ग्लाइकोजन के रूप में। पादप कोशिका में किस में होगा? आपके स्टार्च, जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अब इसमें जो कोशिका विभाजन होगा वो किस विधि से होगा? आपके पट्ट विधि से। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन पट्ट विधि से होगा। मतलब एक पट्टी बन जाएगी, उससे जैसे ये आपकी कोशिका है, इसके बीच में एक पट्टी बन जाएगी, उससे कोशिका है दो भागों में बढ़ जाएगी। तो पादप कोशिका में किस विधि से होता है? कोशिका पट्ट विधि से। और जंतु कोशिका में किस विधि से होगा? विदलन विधि या खांच विधि। विदलन विधि या खांच, खांच विधि से क्या होगा आपका? कैसे? जैसे ये आपकी जंतु कोशिका है, ठीक है, ये जंतु कोशिका है। अगली स्टेज में क्या होगा? इसमें थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। फिर अगली स्टेज में क्या होगा? ये खांच और ज्यादा हो जाएगी और फिर एक स्टेज में कोशिका दो भागों में बढ़ जाएगी। तो ये मेन अंतर था पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। तो अपन ने देखा कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है। आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं उस हिसाब से, वैसे तो बहुत ज़्यादा डिटेल है, साइंस वालों की रहती है डिटेल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, इससे आपके आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं जाएंगे, आराम से आपके अच्छे से क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखते हैं, अपन ने पढ़ा था पादप कोशिका के अंदर क्या क्या होता है। तो कोशिकांग, अब अपन पढ़ेंगे कोशिकांग की संरचना, कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो भी कोशिका होती है उसमें कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, उनके बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। मतलब आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कहाँ से कैसे बन सकते हैं। तो अपन देखेंगे कोशिकांग। कोशिकांग, कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जिकाय है, हरित लवक है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, तारकाय है,
और सूक्ष्मकार, इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, फ्लैजिला, सीलिया, सूक्ष्मकार, सूक्ष्म बॉडी बोलते हैं। ये सारे क्या होंगे आपके कोशिका। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कोशिका में ऐसे कौन से कोशिका होंगे जो दोहरी झिल्लीबद्ध संरचनाओं से घिरे हुए, कुछ एकल झिल्ली से घिरे हुए, कुछ ऐसे जिन पे झिल्ली भी नहीं पाई थी, कुछ दोहरी झिल्लीबद्ध संरचनाओं से घिरे हुए, कुछ एकल झिल्लीबद्ध संरचनाओं से घिरे और कुछ ऐसे जिन पे झिल्ली ही नहीं पाई जाती। तो अपन इनके बारे में डिटेल से देखें। तो सबसे पहले देखेंगे अपन केंद्रक के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे अपन? केंद्रक के बारे में। देखो इसको समझ लो, रटना बिल्कुल नहीं है, साइंस सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसको रटना नहीं है। सबसे पहले देखेंगे अपन केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। खोज रॉबर्ट ब्राउन। ये क्वेश्चन आना बंद हो गया क्योंकि सबको याद है, सब रट लेंगे, फैक्ट्स होते हैं सब रट लेते हैं। अब अपन को समझना है। तो देखो केंद्रक की संरचना, अपन यूकेरियोटिक केंद्रक की संरचना देख रहे हैं। अपन किसकी देख रहे हैं? यूकेरियोटिक केंद्रक की संरचना देख रहे हैं। यूकेरियोटिक केंद्रक कैसा होता है? दोहरी झिल्लीबद्ध संरचना होती है। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनेंगे। जो केंद्रक होता है वो दोहरी झिल्लीबद्ध संरचना है। ये कैसी है आपकी? बाहरी, और ये क्या है आपकी? आंतरिक झिल्ली। आंतरिक। तो केंद्रक में 2 झिल्लियां उपस्थित होती है, बाहरी और आंतरिक। ठीक है, केंद्रक दोहरी झिल्लीबद्ध संरचना है, 2 झिल्ली होगी, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। बीच में क्या पाया जाएगा आपका? गुणसूत्रीय जाल। गुणसूत्रीय जाल। और क्या पाई जाएगी यहाँ पे? केंद्रिका। क्या पाई जाएगी आपकी? केंद्रिका। और ये क्या है आपका? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य। ठीक है, ये क्या है आपके? छिद्र। इनको केंद्रक छिद्र बोलते हैं। ये आपके एक बेसिक केंद्रक में पाया जाता है। तो आपको डायग्राम ध्यान रखना है। दोहरी झिल्लीबद्ध संरचना है। ये छिद्र इसलिए पाए जाते हैं ताकि इसका जो द्रव्य है, इसका जो मटेरियल है, उसका संबंध किससे हो सके? कोशिका द्रव्य से। ये कोशिका के अंदर सिचुएटेड होता है, कोशिका के अंदर होता है। तो ये इसकी वजह से क्या हो, आपस में कनेक्शन बना रहे, क्योंकि ये क्या है आपके? गुणसूत्रीय जाल, या कह सकते हैं आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ, यही वो पदार्थ है जिससे आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं आपके। तो केंद्रक की संरचना में क्या क्या होगा? दोहरी झिल्लीबद्ध संरचना। 2 झिल्लियों के बीच में, केंद्रक भी नहीं हमेशा लागू होता है, कई जो भी कोशिका हम पढ़ेंगे, 2 झिल्लियों के बीच में जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? पेरी या अंतर झिल्लीय स्पेस। 2 झिल्लियों के बीच में जो स्पेस होता है, जगह होती है, उसको पेरी मेम्ब्रेन स्पेस। पेरी मेम्ब्रेन स्पेस, 2 मेम्ब्रेन के स्पेस में जगह। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। रॉबर्ट ब्राउन, अगर पेपर बहुत से बहुत सिंपल आता है तो ये क्वेश्चन आएगा और सारे बच्चे कर पाएंगे। अब यहाँ क्या है? केंद्रिका पाई जाती है, जो किसमें रोल प्ले करती है? आपके प्रोटीन संश्लेषण में। किसमें रोल प्ले करती है? प्रोटीन के निर्माण में, प्रोटीन संश्लेषण में। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन कैसे बनेंगे? कोशिका का नियंत्रक। कोशिका का नियंत्रक, कंट्रोलर ऑफ सेल। कोशिका का नियंत्रक कौन होता है आपका? केंद्रक होता है। केंद्रक कैसी संरचना है? दोहरी झिल्लीबद्ध संरचना है। खुद का डीएनए पाया जाता है। केंद्रक में खुद का डीएनए पाया जाता है। आरएनए भी होगा, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण में कौन रोल प्ले करता है? आपकी केंद्रिका। तो आरएनए पाया जाएगा। तो कोशिका के अंदर केंद्रक ऐसा कोशिकांग है जिसका खुद का क्या होता है? आपका डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए है तो ये रेप्लिकेशन करता है। पूरे ब्रह्मांड में एक डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल से एक अणु है जो अपनी जीरोक्स कॉपी बना सकता है, अपनी जीरोक्स कॉपी बना सकता है। तो इसके पास क्या है आपका?
ये है तो ये अपनी फोटोकॉपी बना सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना। कोशिका का नियंत्रक है, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी, ये इसकी संरचना। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा आपका इससे। कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक का अभाव होता है? कौन सी कोशिका है? तो इसका जवाब होगा परिपक्व आरबीसी। परिपक्व आरबीसी, परिपक्व आरबीसी में केंद्रक का अभाव होता है। अपनी जो मनुष्य की परिपक्व आरबीसी होती है उसमें केंद्रक का क्या होता है? इसके अलावा पादपों में चालनी नलिका, पादपों में चालनी नलिका, चालनी नलिका में भी क्या होगा? आपका केंद्रक का अभाव होता है। तो ये ध्यान रखना है, केंद्रक हर कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिसमें दो केंद्रक भी हो सकते हैं, बहुत कम चांसेस है, अपवाद स्वरूप। मैच्योर आरबीसी, परिपक्व आरबीसी कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। अब यहाँ देखो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये था आपके केंद्रक के बारे में, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। केंद्रक के बाद अपन और कोई दूसरा कोशिका हम देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा से क्वेश्चन बनता है। कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्तिगृह। कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें भोजन के निर्माण के पश्चात जो ऊर्जा निकलती है वो किस रूप में इकट्ठी होती है? भोजन के पाचन के पश्चात जो ऊर्जा निकलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में स्टोर होती है, संग्रहित होती है, संग्रहित होती है एटीपी के रूप में। एटी की भी फुल फॉर्म बता देती हूँ, एडिनोसिन, टी यानी ट्राई, टी यानी फॉस्फेट, एक एडीपी भी होता है, एडिनोसिन, डी का मतलब हो जाएगा डाइफॉस्फेट। तो कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? भोजन के ऑक्सीकरण से। किससे? भोजन के ऑक्सीकरण से। भोजन के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा मुक्त होती है वह एटीपी के रूप में कहाँ संग्रहित हो जाती है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से? एक तो पावर हाउस, कोशिका का शक्तिगृह, एटीपी के रूप में ऊर्जा, और जिस कोशिका में जितने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा उस कोशिका के पास उतनी ज्यादा क्या होगी? आपकी एनर्जी। और क्वेश्चन क्या बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कोशिकांग है, मैं इसका डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कोशिकांग है जिसमें खुद का डीएनए और आरएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। खुद का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। समझो इसको, रटने वाला कुछ भी नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है आपका? दोहरी झिल्लीबद्ध संरचना, ये भी ध्यान रखना आपको। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी है आपकी? दोहरी झिल्लीबद्ध संरचना है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी है आपकी? दोहरी झिल्लीबद्ध संरचना है, ठीक है। ये बाहरी झिल्ली, ये आंतरिक झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्लीबद्ध संरचना, ये बाहरी झिल्ली, ये आंतरिक झिल्ली। और इसमें क्या पाया जाता है? आपका जो द्रव पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं, यहाँ कुछ कण पाए जाते हैं, इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टल। इनको कणों को क्या बोलेंगे, F1 कण। खुद का क्या होगा आपका आरएनए। डीएनए और राइबोसोम्स। राइबोसोम। अब देखो समझो इसको अच्छे समझ रहा है, इसमें इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। क्यों, देखो दो झिल्ली है, ये बाहरी आंतरिक। दो झिल्लियों के बीच में क्या होता है, पेरी मेम्ब्रेन स्पेस, पेरी मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, अब देखो जो इसकी आंतरिक झिल्ली है, इसकी जो आंतरिक झिल्ली है वो फोल्ड होके, इसकी आंतरिक झिल्ली क्या करेगी, फोल्ड होके किसका निर्माण कर लेगी, ये देखो ये क्रिस्टी है। और जो क्रेब्स साइकिल है, अपन श्वसन पढ़ेंगे तब देखेंगे क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, आपके मैट्रिक्स में। क्रेब्स चक्र कहाँ होगा, आपका मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, F1 कण पाए जाते हैं, F1 कण पाए जाते हैं। खुद का राइबोसोम है, और हाँ राइबोसोम कौन से प्रकार के होंगे, 70S। देखो वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, कोई टाइम ऐसा था, ऐसा माना जाता है कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है वो क्या थे, आपके बैक्टीरिया सेल थे। क्योंकि बैक्टीरिया किस में आता है, आपके प्रोकैरियोटिक सेल में। बैक्टीरिया किस में आता है, आपके प्रोकैरियोटिक सेल में। तो कोई टाइम ये बैक्टीरिया थे और ये सेल के अंदर एंटर हुए, सेल ने इनको मारने की कोशिश की पर ये मर नहीं पाई, तो इन्होंने ये सेल के अंदर स्वतंत्र रूप से जीवित रहने लगे। स्वतंत्र रूप से क्या रह गया, आपके जीवित रह गए। अब नया माइटोकॉन्ड्रिया बनता है या नया क्लोरोप्लास्ट बनता है, वो इसी के विभाजन से बनता है, स्वतंत्र रूप से नहीं बनता। क्लोरोप्लास्ट में विभाजन से क्लोरोप्लास्ट बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में विभाजन से माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है। इसमें और ग्रुप हो रहा है, 70 इस प्रकार के राइबोसोम है। ये किसकी विशेषता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कोशिकांग है, देखो क्वेश्चन देखो, दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, एक क्वेश्चन ये बन गया। 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, तो मतलब प्रोकैरियोटिक है ये। इसके अलावा खुद का डीएनए, खुद का आरएनए और खुद का राइबोसोम है। तो ये क्या कर सकता है, अपनी जीरोक्स कॉपी बना सकता है, अपनी फोटोकॉपी बना सकता है। तो 3 4 5 क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं यहाँ से। खुद का, इसके अलावा क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, जब श्वसन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे क्रेब्स चक्र क्या होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, अपन ने आज केंद्रक देखा, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी देखा। अब माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन बनते हैं, एटीपी से रिलेटेड बन सकते हैं, इसको पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्रिस्टी कैसे बनते हैं, इसके अलावा इसका खुद का डीएनए पाया जाता है। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, कोशिका में ऐसे कौन से कोशिकांग है, कोशिका में ऐसे कौन से कोशिकांग है जिनमें खुद का डीएनए पाया जाता है। तो कौन कौन से होंगे आपके, केंद्रक को हटा दोगे आप, कौन होंगे, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपसे पूछा जाए कि जंतु कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग है जिनमें खुद का राइबोसोम, डीएनए और आरएनए होगा, तो क्या जवाब होगा, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, आपका एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। तो अपन ने 2 कोशिकांग देखे। अब राइबोसोम देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है आपका, राइबोसोम ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। अब देखते हैं अपन राइबोसोम। राइबोसोम देखो, राइबोसोम ऐसा कोशिकांग है, झिल्ली रहित कोशिकांग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झिल्ली रहित कोशिकांग। राइबोसोम कैसा है, झिल्ली रहित कोशिकांग, कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। ये किस में होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और ये किस में होंगे आपके, यूकैरियोटिक कोशिका। ये किस में होंगे आपके, यूकैरियोटिक कोशिका।
अब देखो इम्पोर्टेंट चीज ये है, एक वर्ड आता है श्वेतबर्ग यूनिट। जो राइबोसोम होती है उसकी संरचना ऐसी होती है, एक बड़ी इकाई और एक छोटी इकाई, इन दोनों इकाइयों को क्या बोलते हैं? श्वेतबर्ग इकाई। श्वेतबर्ग एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इसी के आधार पर इनको क्या कहा गया? श्वेतबर्ग यूनिट। तो राइबोसोम कभी भी जुड़े हुए मिलेंगे नहीं। राइबोसोम क्या होंगे? कोशिका में स्वतंत्र रूप से घूमते रहते, ठीक है। और जैसे इनको इंफॉर्मेशन मिली, जैसे इनको सूचना मिली कि आपको प्रोटीन संश्लेषण करना है, आपको क्या करना है? प्रोटीन का निर्माण करना है, वैसे ये घूम फिर के आ जाएंगे और आपस में जुड़ जाएंगे। ये जुड़ेंगे कब? जब आपके क्या हो? मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में, Mg आयन अगर उपस्थित होंगे तो ही ये आपस में जुड़ेंगे। अगर नहीं होगा सेल में तो ये नहीं जुड़ेंगे और प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। और प्रोटीन का संश्लेषण होगा तब क्या होगे? राइबोसोम। जैसे ये आपके राइबोसोम है, ये राइबोसोम, तो क्या बन जाएंगे? आपकी पॉलीराइब। यहाँ क्या आ जाएगा इनके बीच में? mRNA। अपन RNA पढ़ेंगे, mRNA आ जाएगा। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम। तो राइबोसोम का मेन काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन संश्लेषण। और दूसरा नाम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि राइबोसोम ही वो कोशिकांग है जो क्या करता है? आपके प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। यूकेरियोटिक कोशिका में 70S कोशिका में 80S होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S होते हैं। झिल्ली रहित कोशिकांग है, इन पे कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। एक ऐसा कोशिकांग है जिसपे झिल्ली क्या होती है? आपकी एब्सेंट होती है। ये झिल्ली रहित क्या होता है? आपका कोशिकांग। ये ध्यान रखना आपका, और बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।